देखिए चैप्टर चल रहा है अपना प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध। बताइए पादप जल संबंध के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। पहला अपना कौन सा था? विसरण। फिर पारगम्यता, पारगम्यता। फिर प्रासरण। अगला जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन। और भी कुछ है? इम्बिशिएशन, अंतःशोषण। तो ये अपने टॉपिक चल रहे थे। पहला अपना टॉपिक क्लियर हो चुका है, विसरण। पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। आज का अपना जो टॉपिक है पारगम्यता, हेडिंग आ रही है पारगम्यता। पारगम्यता देखिए कहते किसे है पारगम्यता? झिल्ली के आर पार जो अणु होते हैं, इनके आर पार होने की क्षमता को ये अपने क्या नाम देते हैं? पारगम्यता के नाम से, परमिबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखिए। किसी झिल्ली, अब ये झिल्ली सेल वाल हो सकती है, ये झिल्ली सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। किसी झिल्ली के द्वारा पदार्थों के प्रवेश तथा बाहर निकलने की क्रिया का नियंत्रण। किसी झिल्ली के द्वारा पदार्थों के प्रवेश तथा बाहर निकलने की क्रिया का नियंत्रण क्या कहलाता है? पारगम्यता कहलाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं एक कोई मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अपने कोई विलियन उपस्थित है। अब इस विलियन में से पदार्थ किस प्रकार से आर पार हो रही है, इसके आधार पर अपने क्या कहेंगे? इस झिल्ली की पारगम्यता का निर्धारण करेंगे। देखिए एक स्थिति ये हो सकती है कि कोई भी पदार्थ इस झिल्ली में से आर पार न हो। ठीक है, तो ऐसी झिल्ली को क्या कहेंगे? क्या नाम देंगे? अपारगम्य। ठीक है, क्या कहेंगे? अपारगम्य। अब इस विलियन के अंदर दो घटक प्रेजेंट है, एक विलय होता है और दूसरा विलायक। अगर कोई एक घटक आर पार हो, कितने घटक है? एक घटक, मतलब विलायक आर पार हो और विलय न हो, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे? अर्धपारगम्य। क्या नाम दे देंगे? अर्धपारगम्य। और यदि इन पदार्थों में से उपयोगी पदार्थों का चयन करने के पश्चात जो पदार्थ उपयोगी है वो तो आर पार हो जाए और जो अनुपयोगी है उनका आवागमन न हो, तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? चयनात्मक। और देखिए यहाँ विभेदन भी हो रहा है ना, आधे घटकों की पहचान करके अलग किया जा रहा है और आधे घटक आर पार हो रही है, तो इसका दूसरा नाम है विभेदात्मक। चयनात्मक या विभेदात्मक। और एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से सारे ही पदार्थ आर पार हो सकते हैं। ठीक है, मतलब विलय और विलायक दोनों घटक क्या हो सकते हैं? आर पार। क्या नाम दे देंगे? पारगम्य झिल्ली। सेल वॉल जो होती है वो पारगम्य झिल्ली होती है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये दोनों गुण पाए जाते हैं, अर्ध पारगम्य भी है और चयनात्मक पारगम्य भी है। जबकि सुबेरिन का अगर सेल वाल पर जमा हो जाए तो ये किस में बदल जाती है? अपारगम्य बदल जाती है। ठीक है, परिभाषा लिख ली। अगली लाइन से लिखिए। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है पारगम्यता किसे कहते हैं? पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो नंबर 1 लगा के लिखिए, परमिएबल, पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली।
क्या परिभाषा देंगे बताइए। ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के अणु क्या हो जाए, आर पार हो जाए, उसे हम क्या कर देंगे, पारगम्य झिल्ली कर देंगे। और ये आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से परमिएबल मेम्ब्रेन है, एग्जाम्पल देगा वो, ठीक है। तो डैश लगा के लिखिए, ऐसी परत या झिल्ली, ऐसी परत या झिल्ली जिसमें से विलेय व विलायक दोनों के अणु, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मॉलिक्यूल, दोनों के अणु पार हो सकते हैं, दोनों के अणु पार हो सकते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है, पारगम्य झिल्ली कहलाती है, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। एग्जाम्पल लिखिए, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो पादपों के अंदर प्लांट सेल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा होता है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। इसमें से विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार हो सकते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के अणु आर पार हो सकते हैं, इस कारण इसे हम क्या कह देंगे, पारगम्य मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अगला लिखिए, चयनात्मक, चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्य, चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्य, चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्य, सिलेक्टिवली। तो देखिए, चयनात्मक कौन सी होगी, जो पदार्थों का चयन करेगी, चयन करने के पश्चात ये क्या करेगी, पदार्थों को पहचान लेगी कि ये पदार्थ उपयोगी है और ये अनुपयोगी है। जो पदार्थ उपयोगी होगा वो तो झिल्ली में से आर पार हो जाएगा, और जो अनुपयोगी होगा उसका आवागमन परिवहन नहीं होगा। यहाँ दो पदार्थों के अंदर क्या किया जा रहा है, अंतर किया जा रहा है, इस कारण इसे विभेदात्मक पारगम्य के नाम से भी जानते हैं। डैश लगा के लिखिए, ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु अधिक पारगम्य, विलायक के अणु अधिक पारगम्य, जबकि विलेय के अणु कम पारगम्य होते हैं, कम पारगम्य होते हैं, या जिसके द्वारा उपयोगी पदार्थों की पहचान करते हुए, उपयोगी पदार्थों की पहचान करते हुए उन्हें झिल्ली के आर पार होने की अनुमति दी जाती है, उन्हें झिल्ली के आर पार होने की अनुमति दी जाती है, अनुमति दी जाती है। क्या कहलाएगी, चयनात्मक या अवकलनीय पारगम्य कहलाती है, चयनात्मक या अवकलनीय पारगम्य कहलाती है,
चयनात्मक या अवकलनीय पारगम्य कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल बड़े महत्वपूर्ण है भाई, बताइए कौन से होंगे। एक तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा कला। दूसरी होगी सेल मेम्ब्रेन, और तीसरी होगी वैक्यूल की झिल्ली, रिक्तिका की झिल्ली। कौन सी? टोनोप्लास्ट। ठीक है, देखिए रिक्तिका क्या होती है। प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर तो ये छोटी सी होती है, प्लांट सेल के अंदर बड़ी खाली जगह पाई जाती है जिसके अंदर सेल सैप कोशिका रस भरा होता है, और इसके चारों तरफ एकल झिल्ली पाई जाती है जिसे हम क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? प्लाज्मा झिल्ली, फिर कोशिका झिल्ली, और रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट। ठीक है, रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट। तो ये होगी अपनी चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्य, मतलब जो उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों की क्या कर रही है? पहचान कर रही है। उपयोगी पदार्थों को ग्रहण किया जा रहा है और अनुपयोगी पदार्थों को ग्रहण नहीं किया जा रहा। केवल परमिशन किसको है? उपयोगी पदार्थों को ही आवागमन की परमिशन है। अगला प्रकार लिखिए अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी होगी? इसमें विलायक के अणु तो आर पार हो सकते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ विलायक अधिक मात्रा में आर पार होते हैं और विलेय के अणु कम मात्रा में। यहाँ विलायक के अणु ही आर पार होते हैं, विलेय के अणु नहीं होते। ठीक है, परिभाषा लिखिए। ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, परंतु विलेय के अणु नहीं, परंतु विलेय के अणु नहीं। और उदाहरण लिख लीजिए, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। अब देखिए यही एग्जाम्पल अपन किस में देते हैं? चयनात्मक में देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वो आवश्यकता पड़ने पर कौन सी झिल्ली की भांति कार्य करती है? चयनात्मक की भांति। और आवश्यकता पड़ने पर अर्धपारगम्य की भांति कार्य करती है। नोट लगा के एक लाइन डालिए। कोशिका झिल्ली आवश्यकता अनुसार अर्धपारगम्य तथा चयनात्मक पारगम्य, आवश्यकता अनुसार अर्धपारगम्य तथा चयनात्मक पारगम्य दोनों गुण दर्शाती है। दोनों गुण दर्शाती है। और अगला और अंतिम अपना प्रकार है कौन सा? अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी हो जाएगी? ऐसी झिल्ली जिसमें से न तो विलेय के अणु आर पार हो और न ही विलायक के अणु। ठीक है, एग्जाम्पल बता सकते हो? 2019 12th बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है कि अपारगम्य झिल्ली के उदाहरण दीजिए। हाँ, क्यूटिकल और कोर्क, जो अपने ग्लूकोज की बोतल के ऊपर वाला ढक्कन होता है ना, कोर्क वाला, वो हो जाएगा। ठीक है, या फिर अपने सेल वाल के ऊपर जब सुबेरिन का जमाव हो जाता है ना, तो वो किस में बदल जाती है? पहले तो वो किस में है?
पारगम्य में, और सुबेरिन का जमाव होने के पश्चात वो किस में बदल जाती है, अपारगम्य में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल बड़े महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय तथा विलायक दोनों के अणु आर पार नहीं हो सकते, दोनों के अणु आर पार नहीं हो सकते, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। उदाहरण लिख लीजिए, क्यूटिकल या उपत्वचा। उदाहरण लिखिए, उपत्वचा या क्यूटिकल, कोरक या काग झिल्ली। हिंदी में काग कहते हैं, इंग्लिश में कोरक के नाम से जानते हैं इसे। कोरक या काग झिल्ली तथा सुबेरिन के जमाव युक्त झिल्ली। सुबेरिन के जमाव युक्त झिल्ली। तो ये होगी अपनी परमीबिलिटी। ठीक है, देखिए परमीबिलिटी कहते किसे, पारगम्यता कहते किसे, झिल्ली के आर पार पदार्थों के परिवहन की क्षमता को क्या कह देंगे, पारगम्यता कहेंगे। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां 4 प्रकार की होती है। ऐसी झिल्ली जिसमें से सारे अणु आर पार हो, पारगम्य। ऐसी झिल्ली जिसमें से कोई अणु आर पार न हो, अपारगम्य। ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु पारगम्य आर पार हो और विलय के नहीं, अर्ध पारगम्य। और ऐसी झिल्ली जिसमें से आर पार तो दोनों अणु हो रहे हैं, लेकिन उनका क्या किया जा रहा है, चयन किया जा रहा है। जो उपयोगी घटक है केवल वही क्या होगा, आर पार होगा। अर्थात विलायक की मात्रा इसमें अधिक होगी और विलय की मात्रा, आर पार होने की मात्रा या क्षमता कम होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली का एग्जांपल सेल वॉल। चयनात्मक का सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर सेमी परमिएबल का सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अपारगम्य का क्यूटिकल और सुबेरिन के जमाव युक्त झिल्ली। क्लियर है? तो ये हो गई अपने पारगम्यता या परमिएबिलिटी। ठीक है, अगला कौन सा अपना टॉपिक है, ऑस्मोसिस, प्रासरण। देखिए, कल हमने विसरण पढ़ा। ठीक है, परिभाषा क्या थी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थों का प्रवाह क्या कहलाता है, अणुओं का प्रवाह क्या कहलाता है, विसरण। अगर उसमें जोड़ दिया जाए कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाला प्रवाह, तब हम क्या नाम दे देंगे, प्रासरण। ध्यान दीजिए, यहाँ विलायक, विलय और विलयन तीनों में बड़ा डिफरेंस है, थोड़ा समझिए इसको पहले। एक अपने पास सामान्य क्या है, जल है। ठीक है, सीधा जल है, इसमें किसी भी प्रकार का विलय नहीं डाला गया। तो अब ये क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है। ठीक है, दूसरा अपने पास बीकर है जिसके अंदर हमने शर्करा का घोल तैयार कर लिया। अब जल के अंदर हमने क्या डाल दी, शर्करा डाल दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया तैयार, विलयन हो गया। क्या हो गया, विलयन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जल की मात्रा ज्यादा है ए वाले पार्ट के अंदर या बी वाले के अंदर, बी वाले में जल की मात्रा क्या है, अधिक है, और यहाँ जल की मात्रा कम है। इन दोनों विलयनों में से सांद्र विलयन कौन सा है, अधिक सांद्र विलयन कौन सा है, अधिक सांद्र। सांद्रता तब बढ़ती है जब विलय की मात्रा को बढ़ाया जाए। अब बताइए, ए वाला है ना, तो सांद्र विलयन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। मतलब इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। हमने क्या किया, इन दोनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा इनको जोड़ दिया। अब जोड़ने के पश्चात देखिए, हमने ये कहा है कि विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। यहाँ विलायक के अणु ज्यादा है ना, तो ये किस तरफ जाएंगे, ए की तरफ जाएंगे, बी से ए की तरफ। अब ये तो बात हो गई विलायक की। बात विलयन की करें तो
विलीन की सांद्रता कहाँ ज्यादा है? ए में, और कम यहाँ है ना, तो विलीन के लिए ये शब्द क्या हो जाएगा? उल्टा नहीं हो गया, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। ठीक है, और बात विलय की करें तो विलय की सांद्रता भी यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। एक ही चीज को ध्यान में रखना है आपको, जल के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है? प्राशन कहलाता है। विलय के लिए, विलयन के लिए ये लाइन उल्टी हो जाएगी। ठीक है, क्या परिभाषा देंगे? किसी विलयन में विलय के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ होने वाला प्रवाह क्या कहलाएगा? प्रासरण। या हम यूं कहें, किसी विलयन में किसी अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के अणुओं का प्रवाह, किसी निम्न सांद्रता वाले विलयन से, विलयन शब्द कहां मिलेंगे? किसी निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के अणुओं का प्रवाह क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। कहानी क्लियर है? परिभाषा लिखिए। विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला प्रवाह है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला प्रवाह है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला प्रवाह, ब्रैकेट में कर लेना विसरण। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला प्रवाह है किसका? विलायक का, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला प्रवाह है या विसरण प्रासरण कहलाता है। प्रासरण कहलाता है। प्रासरण कहलाता है। अर्थात विलीन के लिए क्या लाइन हो जाएगी बताइए? कम सांद्रता वाले विलीन से अधिक सांद्रता। तो लिखिए अर्थात कम सांद्रता वाले विलीन से, कम सांद्रता वाले विलीन से, कम सांद्रता वाले विलीन से अधिक सांद्रता वाले विलीन, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का प्रवाह किसके द्वारा? ब्रैकेट में कर लेना अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। विलायक के अणुओं का प्रवाह प्रासरण है। प्रासरण है। अब देखिए मैंने ये बताया ना कि विसरण एक प्रकार का क्या है? प्रासरण है। दोनों में क्या डिफरेंस है? केवल क्या आ रही है बीच में? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अगली लाइन से लिखिए, विसरण एक प्रकार का प्रासरण है या हम यूं कहें, दूसरी लाइन और ज्यादा तर्कसंगत होगी, प्रासरण एक प्रकार का क्या है? विसरण है। ठीक है, प्रासरण एक प्रकार का विसरण है। प्रासरण एक प्रकार का विसरण है। डिफरेंस क्या आ गया? प्रासरण एक प्रकार का विसरण है, परंतु यहां अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है। ठीक है, प्रासरण एक प्रकार का विसरण है, परंतु यहां अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है। अब देखिए ये आपके कंपटीशन एग्जाम में आपको प्रासरण वाला टॉपिक बड़ा विचलित करता है। कैसे?
कंफ्यूजन कहाँ रहता है, अगर उसने शब्द दे दिया विलायक, तब तो सीधा है विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, विलयन से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने शब्द दे दिया ना कि किस विलयन से किस विलयन की तरफ विलायक के अणु गमन करते हैं, तब उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना अच्छी तरह से। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ कौन से विलायक के अणु गमन करते हैं, ठीक है। विलायक के लिए कम सांद्रता वाले विलयन कहते किसे हैं? अब देख, एक कोई सामान्य पानी है और एक पानी के अंदर हमने क्या डाल दी, शर्करा डाल दी, ठीक है, समझिए इस चीज को। ये क्या है, सिर्फ पानी है, जल है, और यहाँ जल के साथ हमने क्या डाल दिया, शर्करा डाल दी, तो ये गाढ़ा हो गया ना पानी। अब अगर इन ए और बी विलयनों की तुलना करें, ठीक है, ए और बी विलयनों की तुलना करें, तो जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक है, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक है, अब विलेय की सांद्रता अधिक होगी तो विलायक की कम हो जाएगी ना। जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक हो या विलायक की सांद्रता कम हो, वह विलयन उतना ही ज्यादा सांद्र होगा। अब इन दोनों विलयनों में क्या है, सांद्र है, और एक है तनु है। विलायक जितना ज्यादा होगा विलयन उतना ही तनु होगा, और विलेय जितना ज्यादा होगा विलयन उतना ही सांद्र होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला लाइन से हेडिंग डालिए, तिसिल की प्रयोग, तिसिल कीप प्रयोग। आपने प्रासरण की क्रिया को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसे हम तिसिल कीप प्रयोग के नाम से जानते हैं। तिसिल कीप प्रयोग, देखिए इस प्रयोग द्वारा प्रासरण की क्रिया को समझाया जाता है। इस प्रयोग द्वारा प्रासरण की क्रिया को समझाया जाता है। प्रासरण की क्रिया को अगले से लिखिए, प्रयोग के दौरान एक तिसिल कीप के चौड़े मुंह की तरफ चरम पत्थर या पार्चमेंट झिल्ली बांधकर, चरम पत्थर या पार्चमेंट झिल्ली बांधकर इसमें घोल भर देते हैं, शर्करा का घोल। अब इस कीप को जल से भरे बीकर में उल्टा करके रखते हैं, यहां चरम पत्थर अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति, यहां चरम पत्थर अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति कार्य करता है तथा विलायक के अणु इस झिल्ली में से होकर
विलायक के अणु इस झिल्ली में से होकर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्थात बीकर से कीप में प्रवेश करते हैं। कीप में प्रवेश करते हैं। बीकर से कीप में प्रवेश करते हैं जिससे थिसिल कीप में शर्करा के घोल का स्तर थिसिल कीप में शर्करा के घोल का स्तर प्रारंभिक स्तर से ऊपर उठ जाता है। प्रारंभिक स्तर से ऊपर उठ जाता है। प्रारंभिक स्तर से ऊपर उठ जाता है। प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व कीप में शर्करा के घोल का स्तर चिन्हित कर दिया जाता है ताकि बढ़े हुए स्तर की आसानी से पहचान की जा सके। बढ़े हुए स्तर की आसानी से पहचान की जा सके। इस प्रकार चरम पत्र में से जल के अणुओं का प्रवेश थिसिल कीप में प्रासरण के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं जो कि प्रासरण क्रिया है। तो ये हो गया अपना थिसिल कीप एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, प्रासरण क्रिया को प्रयोग द्वारा समझाइए। अपने को इसी प्रकार से वर्णन करना। देखिए अपने पास ये एक कीप है,
इस कीप के निचले चौड़े मुख की तरफ अपने पार्चमेंट पेपर का, चरम पत्र का यहाँ पे आवरण लगाते हैं। और ये झिल्ली कौन सी होती है, चरम पत्र का आवरण जो लगाते हैं ये झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है, अर्थात इसमें से केवल विलायक के अणु पूरी तरह से पारगम्य होते हैं, विलय के अणु नहीं होते, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, तो देखिए इस कीप के अंदर हमने क्या भर रखा है, शर्करा का घोल भर रखा है। अब शर्करा का घोल जो यहाँ भर रखा है इसके कारण विलयन क्या हो गया, सांद्र हो गया। सिंपल सा है, विलय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी सांद्रता उतनी बढ़ेगी। तो ये अंदर वाला विलयन क्या है, इसके सांद्र है, अर्थात यहाँ विलायक क्या है, कम है, और बाहर केवल क्या भरा हुआ है, बाहर केवल विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जल की मात्रा अधिक है, अंदर वाले में जल की मात्रा कम है। तो यहाँ से होते हुए ये जल किस में प्रवेश करेगा, कीप में प्रवेश करेगा। तो पहले जो ये चिन्ह था प्रारंभिक चिन्ह, प्रारंभिक चिन्ह किसका, शर्करा की गोल का स्तर का, ये प्रारंभिक चिन्ह अब बढ़कर ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्रयोग के बाद क्या हुआ है, इसमें जल ने प्रवेश किया है तभी ये शर्करा का गोल ऊपर उठा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जल के अणुओं का प्रवाह हुआ है, किसमें से होकर, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर, जो कि हमने क्या लिया है, चरम पत्थर लिया है, पार्चमेंट पेपर लिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कौन सी क्रिया हुई है, प्रासरण क्रिया हुई है, और इसे हमने प्रयोग के द्वारा समझाया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रासरण क्रिया का प्रदर्शन, प्रासरण क्रिया का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी अपनी थीसिल की, बना लीजिए डायग्राम। सर आलू में शर्करा हो गया तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल, हाँ वही प्रैक्टिकल में है ना, थीसिल की, थीसिल की। थीसिल कीप द्वारा प्रासरण का प्रदर्शन। ये आपके सिलेबस के अंदर थीसिल कीप एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये आपको यही उदाहरण करना है, उसमें देगा तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, आलू वाला प्रैक्टिकल वाले में। ठीक है, तो आपका योग हो गया, जिसके द्वारा क्या समझाया जाता है, किसका वर्णन किया जाता है, प्रासरण क्रिया जाता है। प्रासरण क्रिया का प्रदर्शन करने वाला थीसिल कीप एक्सपेरिमेंट। कहानी तो वही दोहराई जा रही है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ विलायक के अणुओं का प्रवाह है, और विलयन के लिए ये बात कहें तो बिल्कुल उल्टी है अपनी, कौन सी हो जाएगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से। प्रासरण की प्रकार, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, प्रासरण के प्रकार। तो लिखिए प्रासरण दो प्रकार का होता है, प्रासरण दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार लिखिए एंडो ऑस्मोसिस,
ये इसे बोलते हैं प्रासरण, अंतः प्रासरण, एंडो ऑस्मोसिस या अंतः प्रासरण। अब देखिए ये क्रिया कब होगी भाई, अंतः प्रासरण की क्रिया कब होगी। अपने पास एक पात्र है, इस पात्र के अंदर कोई भी विलयन भरा हुआ है और इसमें अपन को कोई कोशिका के अंदर क्या करवाना है, एंडोस्मोसिस करवाना है। तो ये विलयन किस प्रकार का होना चाहिए, ये विलयन सोचिए किस प्रकार का होना चाहिए। यहाँ अपने पास ये कोशिका है, अपने को क्या करना है, इस कोशिका के अंदर जल को प्रवेश करवाना है। कम सांद्रता। विलयन कैसा होना चाहिए ये बताइए। यहाँ विलायक की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी तब प्रवेश करेगा विलायक या कम होगी तब। विलायक की सांद्रता अधिक होगी तब प्रवेश करेगा, यहाँ विलायक की सांद्रता अधिक होगी तब प्रवेश करेगा। तो फिर विलायक की सांद्रता अधिक है तो विलयन की सांद्रता क्या है, कम हो जाएगी। तो कम सांद्रता वाले विलयन के अंदर ध्यान देना, ये कम अधिक सांद्रता विलय विलयन विलायक, ये आपको बड़ा मैंने पहले कर दी बताया ना, ये कंफ्यूजन में डाल देता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ जो बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी की सांद्रता अधिक होगी तब ये किस में प्रवेश करेगा, सेल के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पानी की सांद्रता कम है तो इसे हम क्या बोल देंगे, पानी की सांद्रता अधिक है तो इसे हम क्या बोल देंगे, अल्पपराश्री। क्या बोलेंगे, अल्पपराश्री। और यदि इसमें शर्करा का घोल अधिक होता तब इसे हम क्या बोलते हैं, अतिपराश्री, हाइपरटोनिक बोलते हैं। मैंने बताया ना, विलय के साथ साथ क्या बढ़ती है, विलयन की सांद्रता बढ़ती है। तो यहाँ तो केवल हमने पानी डाल रखा है, तो विलय तो है ही नहीं, तो केवल पानी है, इसका मतलब विलयन क्या हो गया, अल्पपराश्री। तो यदि किसी कोशिका को अल्पपराश्री घोल के अंदर रखा जाए तो कोशिका में जल प्रवेश करने लगता है, जिसे हम क्या कह देंगे, अंतःप्रासन कह देंगे। तो लिखिए, जब किसी सामान्य कोशिका को अल्पपराश्री, इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक, अल्पपराश्री विलयन में रखा जाए, अल्पपराश्री विलयन में रखा जाए। अब देखिए सिंपल से अपन बोल सकते हैं ना, अल्पपराश्री कब होगा, जब जल की मात्रा ज्यादा हो। तो अल्पपराश्री विलयन में रखा जाए या किस में रखा जाए, जल में रखा जाए, एक ही बात है, इक्वली है। अल्पपराश्री विलयन में रखा जाए तो विलायक के अणु कोशिका में, तो विलायक के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, कोशिका में प्रवेश करते हैं, इसे अंतःप्रासरण कहते हैं, इसे अंतःप्रासरण कहते हैं। जैसे किशमिश को जल में डालने पर, किशमिश का फूल जाना, मूल रोम द्वारा, अगला उदाहरण लिखिए, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण करना, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण करना। तो ध्यान दीजिए, किशमिश पूर्णतः पिचकी हुई है। अब देखिए किशमिश बिल्कुल पिचकी हुई है, मतलब इसके अंदर शर्करा ज्यादा है, ठीक है, और पानी क्या है, कम है। अब देखिए इसे हम किसमें डाल रहे हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो बाहर तो पानी, जब पानी है, इसके अंदर क्या है, विलयन हाइपरटोनिक है और बाहर क्या है, हाइपोटोनिक है। तो बाहर से अंदर की तरफ, अर्थात जल अधिक सांद्रता से, अपने को सिर्फ जल का ध्यान रखना है,
जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ से ये किशमिश की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होगी, प्रवेश करेगा, इसे हम क्या कह देंगे, अंतःप्राशन कह देंगे। क्लियर है? किशमिश को जल में प्रयोग घर पे करके देख सकते हो। ठीक है, आज घर पे जाना, 4-5 किशमिश लेना, उन्हें कटोरी के अंदर पानी डालना, डाल के छोड़ देना, शाम को संभालना। ठीक है, पहले देखना उनका आकार और शाम को देखना, बिल्कुल फूली हुई मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये एंडोओस्मोसिस अंतःप्राशन हो गया। अगला प्रकार लिखिए बहिःप्रासरण, एक्सोओस्मोसिस। बहिःप्रासरण, एक्सोओस्मोसिस। बहिःप्रासरण इसे कह देंगे, उल्टा हो जाएगा ना, बिल्कुल इसका उल्टा करो। हाँ, किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर जल अंदर से बाहर निकलने लग जाता है, जिसे हम क्या कह देंगे, एक्सोओस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो लिखिए कोशिका को हाइपरटोनिक या अतिप्रासरी, कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखने पर जल के अणुओं का कोशिका से बाहर निकलना, जल के अणुओं का कोशिका से बाहर निकलना जल के अणुओं का कोशिका से बाहर निकलना अर्थात जल का किसी भी तंत्र में से, जल का किसी भी तंत्र में से प्रासरणी निकास बहिःप्रासरण कहलाता है। बहिःप्रासरण कहलाता है। एग्जाम्पल कौन सा देते हैं इसके लिए बताइए। अपने पास क्या है, शर्करा का घोल, तभी तो विलियन क्या बनेगा, हाइपरटोनिक बनेगा। सीधा पानी है वो तो क्या है, हाइपोटोनिक है ना, तो ये क्या बन गया, हाइपरटोनिक विलियन। इसके अंदर हमने ना एक फूला हुआ अंगूर डाल दिया। ठीक है, अब अंगूर के अंदर क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है और बाहर पानी की मात्रा कम है, तो क्या होगा, अंदर से पानी बाहर आएगा और अंगूर पिचक जाएगा। ठीक है, संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। कौन सी घटना होगी, बहिःप्रासरण। सिंपल ध्यान रखना है, अगर कोशिका से जल बाहर आ रहा है तो बहिःप्रासरण, अगर कोशिका के जल अंदर जा रहा है अंतःप्रासरण। ठीक है, एक ही शब्द याद रखना है आपको, विलायक के झंझट में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ याद रखना है जल ही सर्वोत्तम विलायक होता है, पहला बिंदु। फिर जल के अणु यदि कोशिका के अंदर आ रहे हैं तो कौन सी क्रिया होगी, अंतःप्रासरण। जल के अणु अगर कोशिका से बाहर जा रहे हैं, बहिःप्रासरण। और ये शब्द भी याद रखना कि बहिःप्रासरण की क्रिया जो होती है वो हाइपरटोनिक में होती है और अंतःप्रासरण की क्रिया हाइपोटोनिक में होती है। ठीक है, तो लिखिए उदाहरण, अंगूर को शर्करा के घोल में डालने पर, अंगूर को शर्करा के घोल में डालने पर, अंगूर को शर्करा के घोल में डालने पर अंगूर का सिकुड़ जाना, अंगूर का सिकुड़ जाना, अंगूर का सिकुड़ जाना। ठीक है, अगला उदाहरण लिखिए, आवश्यकता से अधिक रासायनिक खाद खेत में डालने पर आवश्यकता से अधिक रासायनिक खाद खेत में डालने पर फसल का सूख जाना। क्यों सूखती है फसल, बताइए। देखिए, फसल है उसके अंदर जल क्या है,
अधिक है, यहाँ खाद, इसकी पत्तियों पर खाद पड़ी तो जल बाहर निकल जाएगा, तो पत्तियां सूखेगी, फसल सूख जाती है। ठीक है, फिर लिखिए प्राशन का महत्व। प्राशन का महत्व और इम्पोर्टेंट है भाई। प्राशन की परिभाषा हो गई, प्राशन का प्रयोग हो गया, प्राशन के प्रकार हो गया, और अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। प्राशन का महत्व, क्या महत्व है बताइए। हाँ, जल का अवशोषण करने में सहायक है, और फल और बीजों का प्रजनन जो होता है ना, इनके अंदर अंकुरणन होना, तो उस क्रिया में ये प्राशरण सहायक है, स्फुटन में सहायक है। निश्चित आकार आकृति जो पत्तियों को, फल फूल को प्रदान की जाती है, वो प्राशन के द्वारा ही की जाती है। तो पहला महत्व लिखिए, मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण में सहायक। मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण में सहायक। मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण में सहायक। अगला लिखिए, खनिज लवणों की अवशोषण में सहायक। तो जल के अंदर घुले हुए खनिज लवण होते हैं, उनका अवशोषण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक। लिखिए, पादप अंगों में वितरण में सहायक। पादप अंगों में जल वितरण में सहायक। एक कोशिका में जल अधिक है तो उस कोशिका से जल ऐसी कोशिका में जाएगा जिसमें जल की मात्रा कम है। फिर लिखिए, कोशिका को बनाए रखने में सहायक। कोशिका को सफेद बनाए रखने में सहायक। सफेद क्या होता है, फूली हुई अवस्था में, सफेद बनाए रखने में सहायक। सफेद बनाए रखने में सहायक। फिर लिखिए, पादपों को, अगला मैं तो लिखिए, पादपों को हिमीकरण, हिम किसे कहते हैं, बर्फ को कहते हैं ना, जो हिमीकरण के कारण जो कोहरे के दौरान बर्फ का जमा होता है उससे बचाने में हिमीकरण। पादपों को फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। हिमीकरण तथा शुष्कन, हिमीकरण तथा शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाने में उपयोगी। हिमीकरण तथा शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाने में उपयोगी। शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाने में सहायक। प्रतिरोधी बनाने में। अगला महत्व लिखिए, फल तथा बीजों के स्फुटन में सहायक। फल तथा बीजों की स्फुटन में सहायक। याद कीजिए हमने कौन सी क्रिया की थी, पराग कोश की एंडोथीसियम परत ने जल का आदान प्रदान किया था, जिसके कारण उनकी कोशिकाओं में तनाव हुआ था और पराग कोश में स्फुटन हुआ था। ठीक है, स्फुटन में सहायक। फिर लिखिए, पत्ती पुष्प फल। पत्ती पुष्प फल को, पत्ती पुष्प फल को निश्चित आकृति प्रदान करने में सहायक। निश्चित आकृति प्रदान करने में सहायक। निश्चित आकृति प्रदान करने में सहायक। तो ये प्रासरण की महत्व होगी। ठीक है, परिभाषा क्या है, विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवाह क्या कहलाता है, प्रासरण। कौन से प्रयोग के द्वारा प्रासरण को समझाया जाता है, सिसिल की प्रयोग के द्वारा। फिर दो प्रकार होगी, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। अगर अंदर जल जा रहा है, एंडोस्मोसिस कौन से विलीन में रखेंगे, अलग प्रासरण हाइपोटोनिक में। और यदि हाइपरटोनिक में रखेंगे तो जल बाहर जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, अपने एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंस, तो जल अवशोषण में, जल का वितरण करने में, निश्चित आकार आकृति फल फूलों को प्रदान करने में, पादपों को शुष्कन से बचाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये अपना प्रासरण टॉपिक कंप्लीट हो गया आज के लिए।